आइए आज हम लोग देखते हैं सप्लाई क्या है, सप्लाई कर्व कैसा होगा और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि सप्लाई कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब सप्लाई की बात करते हैं तो इनमें हमें दो बातों को ध्यान में रखना होता है। एक तो है प्राइस ऑफ कमोडिटी और दूसरा है टाइम। इन दो चीजों को ध्यान में रखना होता है। चलिए समझते हैं सप्लाई का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग जब बाजार जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक निश्चित कीमत पर जो है दुकान वाला या फिर कोई विक्रेता वस्तुओं को बेचता है एक निश्चित कीमत पर। मतलब वह उस कीमत पर उस वस्तुओं की उतनी मात्रा को बेचने को तैयार होता है। अब बेचने के लिए तो वह तैयार है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह जो वस्तुएं बेच रहा है उतना ही उसके पास है। स्टॉक उसका और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपया कीमत पर जो है कोई विक्रेता बेच रहा है किसी वस्तु को और यह 100 केजी बेचता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस वस्तु का स्टॉक 100 केजी ही है। हो सकता है वह कहीं और जमा करके रखा हो। मान लीजिए उसके पास जो है 10,000 केजी जो है उस वस्तु का जो है वो अपने घर में या अपने गोदाम में रखा है। बेच कितना रहा है? 100 केजी 10 रुपए के प्राइस पर। तो इसका मतलब ये है कि एक निश्चित कीमत पर और निश्चित समय में जब कोई विक्रेता किसी वस्तु की मात्रा को एक निश्चित कीमत पर बेचता है, जैसे 10 रुपया पर केजी कीमत है तो वह 100 केजी बेच रहा है, तो इसको हम लोग सप्लाई कहेंगे। तो एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय में जो एक विक्रेता वस्तु की जितनी मात्रा को बेचने को तैयार हो उसको उस वस्तु की पूर्ति कहेंगे। या कहिए एक उत्पादक एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की कितनी मात्राएं बेचने को तैयार है वह उस वस्तु की पूर्ति होगी। स्टॉक जो है स्टॉक और भी हो सकता है। स्टॉक का एक हिस्सा होता है सप्लाई। अब मान लीजिए कीमत बढ़ जाए, मान लीजिए 20 रुपया पर केजी हो जाए, 20 रुपया जो है पर केजी हो जाए। अब 20 रुपया पर केजी पर वो अपना सप्लाई को बढ़ा देता है भाई तुरंत। मान लीजिए कि 200 केजी कर दिया, तो यहाँ क्या हुआ? या मान लीजिए कीमत इसका कम हो गया 5 रुपया पर केजी हो जाए, अब क्या करेगा? कम बेचने को तैयार है, तो क्या देखेगा? जब कीमत कम हो जाती है तो उत्पादक या विक्रेता जो है उस वस्तु की कम मात्रा बेचने को तैयार है। कीमत जब बढ़ जाती है अधिक बेचने को तैयार है। मतलब उस निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय में वह वस्तुओं की जितनी मात्राएं बेचने को तैयार है वही उस वस्तु की पूर्ति हुई। चलिए देखते हैं पूर्ति जो है वह क्या है, आप देख लिए। अब देखते हैं हम लोग पूर्ति कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो होता है इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब हुआ एक इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल विक्रेता या इंडिविजुअल उत्पादक एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की कितनी मात्राएं बेचने को तैयार है। मान लीजिए कोई उत्पादक ए है, ठीक है। ए उत्पादक जो है वह अलग अलग कीमत पर अलग अलग वस्तुओं की पूर्ति करता है। मान लीजिए कोई एक आलू विक्रेता है, एक आलू बेच रहा है, 10 रुपया पर केजी आलू है तो वह जो है 100 केजी बेच रहा है। अब आलू का दाम जो बढ़ गया 20 रुपया पर केजी हुआ तो उसके पास घर में रखा हुआ और आलू है। मान लीजिए घर में रखा हुआ मान लीजिए 500 केजी आलू है, उन्होंने देखा भाई दाम बढ़ गया, अब क्या करेगा? वह 100 केजी तो 10 रुपए पर बेच ही रहा था, अब वहां से स्टॉक से और ला दिया, सप्लाई को बढ़ा दिया। मान लीजिए वह 200 केजी बेचने लगा, कीमत और बढ़ जाए तो वह और वहां से ला लेगा, बोल 300 केजी बेचने लगे, 300 केजी की सप्लाई कर दे। तो एक विक्रेता अलग अलग वस्तुओं की जो मात्रा बेचने को तैयार आता है अलग अलग कीमत पर, उसको हम लोग कहते हैं
इंडिविजुअल सप्लाई। क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है। दूसरा होता है, एक आपने देखा, दूसरा है मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई ये क्या है? देखिए, अब अभी आपने देखा कि भाई ये जो विक्रेता है वह जो आलू बेच रहा है वो अलग अलग कीमत पर इतनी मात्रा बेचने को तैयार है, लेकिन अब बाजार में एक ही विक्रेता तो होगा नहीं, बहुत सारे विक्रेता हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो मार्केट सप्लाई है वह बाजार में या अर्थव्यवस्था में जितने भी विक्रेता होते हैं उनका जो है जोड़ होता है, एग्रीगेट होता है। अब कहिए कि बाजार में कितने विक्रेता है भाई, कैसे हम मापेंगे इसको, कैसे काउंट करेंगे? तो क्या कर, छोटा अगर बाजार है तो अपने काउंट कर ले भाई 10 बेचने वाले हैं, सबने कितना बेचा। लेकिन अगर बाजार का स्थिति जो है, बाजार बड़े दायरे में हो, ज्यादा बड़े हो, मान लीजिए बिहार में कितने विक्रेता है, तो भाई कैसे मापेंगे? तो एक अप्रॉक्स में लेके चलते हैं। ठीक है। तो अभी आपने देखा इंडिविजुअल विक्रेता जो है वह अलग अलग कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा में बेचने को तैयार है, और उनको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। अब जो है, अब हम लोग मार्केट सप्लाई में क्या होगा, मान लीजिए ए विक्रेता है, बी विक्रेता है, सी विक्रेता है, डी विक्रेता है, इस तरह से बहुत सारे विक्रेता हो सकते हैं बाजार में। ठीक है, बहुत विक्रेता हो सकते हैं, अलग अलग प्राइस पर जो अलग अलग विक्रेता बेचते हैं। मान लीजिए या प्राइस को लेते हैं या क्वांटिटी रखेंगे इसका। मान लीजिए प्राइस जो है रुपया में लेते हैं, मान लीजिए 10 रुपया है, 20 रुपया है, 30 रुपया है, 40 रुपया है। मान लीजिए 10 रुपया कीमत पर जो है एक विक्रेता 50 kg बेच रहा है, या 50 यूनिट में मान लीजिए। 20 रुपया कीमत हो गया, इन्होंने इसका 70 kg कर दिया। 30 रुपया कीमत हो गया तो 90 kg बेचने लगा। 40 रुपया kg हो गया तो 120 kg बेचने लगा। उसी तरह बी विक्रेता भी जो 10 रुपया कीमत पर 20 kg बेच रहा था, बेचने को तैयार था। जब कीमत बढ़ गया तो इसका सप्लाई इसने और बढ़ा दिया, और कीमत बढ़ गया तो और सप्लाई बढ़ा दिया, और कीमत बढ़ गया तो और सप्लाई बढ़ा दिया। उसी तरह सी विक्रेता का भी मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, 10 रुपया कीमत पर 15 kg बेच रहा था, 20 रुपया kg हुआ तो 20 kg बेचने लगा, और 30 रुपया kg हुआ तो मान लीजिए 30 kg बेचने लगा, 40 रुपया kg हो गया तो मान लीजिए ये 40 kg बेचने लगा। इस तरह से मान लीजिए 3 ही विक्रेता है बाजार में। तो जो मार्केट डिमांड होगा वो कितना होगा? तो मार्केट डिमांड में क्या करेंगे, जितने भी विक्रेता हैं, जितने भी विक्रेता हैं वह कितनी वस्तुएं बेच रहा है अलग अलग कीमत पर, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये सबको जोड़ दीजिए, 50 और 20 70 15, तो मार्केट डिमांड कितना हो गया, 85 kg। 20 रुपया कीमत पर कितना होगा, 70 30 100 और 20 120 kg। उसी तरह से 90 रुपया, सॉरी 90 kg ए का, बी का 40 kg और सी का 30 kg, 9 4 13 3 16 160 kg हो गया। उसी तरह से 40 रुपया अगर कीमत हो जाए तो मार्केट डिमांड कितना होगा, इंडिविजुअल डिमांड ये है अलग अलग, मार्केट कितना होगा, सारे इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ देंगे, 120 और 50 70 40 210 kg। ये क्या हुआ, ये हुआ, ये इंडिविजुअल डिमांड है और ये मार्केट डिमांड हो गया। अब देखिए, अगर इंडिविजुअल डिमांड को आप डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो वह हो जाएगा आपका इंडिविजुअल डिमांड का, क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड का। मान लीजिए यार डिमांड दे दिया भाई, या सप्लाई का, सॉरी सप्लाई, ये इंडिविजुअल पर्सन कितना बेच रहा है, इसको अगर आप इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि डायग्राम में, तो वो जो होगा वो इस तरह से होगा, सप्लाई कर है इस तरह से, अलग अलग कीमत पर भाई कितना बेच रहा है वह, इस तरह से कीमत बढ़ता है, ज्यादा बेचता है, इस तरह से P P1 P2, उसी तरह करिए N N1 N2, इस तरह से। लेकिन इंडिविजुअल इस तरह होगा। लेकिन अगर आप बाजार डिमांड कर्व को देखेंगे तो वह जो है इस तरह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई,
क्योंकि बाजार डिमांड कर्व जो है वह अलग अलग विक्रेताओं का जो है क्या है, जोड़ है। उसका डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी तुलना में थोड़ा सा जो है नीचे और झुका हुआ होगा। ये देखिए, यहां क्या रखेंगे हम लोग, प्राइस को, और इसको क्या, क्वांटिटी। ये हो गया। तो जो आप अभी यहां देख रहे हैं उसकी तुलना में ये जो होगा, ये ग्राफ जो होगा वो थोड़ा सा ये कम चढ़ता हुआ होगा, इस तरह से होगा, एस एस, इस तरह से। मान लीजिए एन है, N1 है, N2, P है, P1 है, P2, ठीक है। तो इस तरह से होगा सप्लाई कर्व। अच्छा ठीक है, अभी तक आपने जो देखा अभी तक जो आपने देखा वो क्या देखा कि भाई जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है। अभी तक एग्जांपल में ही देखा आपने। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और उस वस्तु की सप्लाई में पॉजिटिव या कहिए कि एक दिशीय रिलेशन है। मतलब दोनों बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उस वस्तु की सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है उस वस्तु का तो सप्लाई भी कम होगा। यही कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहता है लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहेगा, प्राइस, उस वस्तु की प्राइस और सप्लाई दोनों में जो है पॉजिटिव रिलेशन होगा। मान लीजिए 10 रुपया है, मान लीजिए 5 रुपया प्राइस है, तो वह मान लीजिए 100 केजी बेच रहा है, प्राइस 10 रुपया हो गया, 200 केजी सप्लाई कर दिया। मान लीजिए प्राइस और बढ़ जाता है, वो क्या करता है, सप्लाई को बढ़ा देता है। अब आप इसको देखिए, इसको इधर से आपने देखा कि प्राइस बढ़ रहा है तो इसका सप्लाई भी बढ़ रहा है। इसको इधर से देखिए, इस तरफ से धीरे धीरे, प्राइस जब 30 रुपया है, 300 केजी सप्लाई है, प्राइस कम हो गया 10 रुपया, तो देखिए सप्लाई भी कम हो गया, 20 रुपया 200 केजी हो गया। प्राइस और कम हो गया 5 रुपया पर केजी, तो देखिए सप्लाई और भी कम हो गया। ये है लॉ ऑफ सप्लाई। और इसको अगर आप कर्व के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कर्व का जो रूप होगा वो होगा ऊपर और चढ़ता हुआ। यहाँ प्राइस रखिए और यहाँ 180, इसका कर्व इस तरह से होगा, एस एस, सप्लाई कर्व। मतलब अगर प्राइस इतना है, इतना प्राइस है, इतना बेचने को तैयार है, मान लीजिए पी, यहाँ से यहाँ ओपी प्राइस है तो बेचने को तैयार कितना है, इतना। प्राइस बढ़ गया, इतना हो गया, ओ से P1 तो कितना बेचने को तैयार है, अब पहले से थोड़ा ज्यादा, N1 तो N1 तक। प्राइस और बढ़ जाए तो देखिए ये कहता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहता है लॉ ऑफ सप्लाई, वही प्राइस जब बढ़ेगा तब उस वस्तु की सप्लाई भी बढ़ेगी। अब हम लोग देखेंगे कि भाई लॉ ऑफ सप्लाई में भी आपने देखा भाई दोनों में जो है वस्तु की प्राइस और उसकी सप्लाई में जो है सीधा एक दिशी रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ये प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, और प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाता है। लेकिन कब, इसमें देखिए एक बात और लिखा होता है, अन्य बातें समानता है। और अन्य बातें समान रहने का क्या मतलब है, अन्य बातें समान रहने का मतलब है कि जो क्रेता होते हैं और जो विक्रेता होते हैं उनका जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। या फिर उसका जो टेस्ट है या फैशन है ये भी चेंज नहीं होगा, जिस तरह आपने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था। तो
और एक बात इसमें जो है महत्वपूर्ण है वो है कि चूंकि सप्लाई कौन करेगा, जो उत्पादक है, जो विक्रेता है। तो यहाँ ये भी मान लिया जाता है कि जो उत्पादन की तकनीक है, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, वह भी चेंज नहीं होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो है सप्लाई में जो है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। चलिए लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग ने देखा था कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उसी तरह से हम लोग अब इसमें सप्लाई में देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। फिर देखेंगे वो लोग इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। देखिए एक्सटेंशन इन सप्लाई क्या है, पहले ग्राफ को देखिए समझ जाएंगे आप। यहाँ क्या लिखेंगे, सप्लाई को और यहाँ प्राइस को। ये देखिए सप्लाई का, यहाँ क्या आ रहा है देखिए, मान लीजिए पी कीमत, यहाँ पी मान, यहाँ एन मान लीजिए, यहाँ ये देखिए सप्लाई में क्या हुआ, डेल्टा एस चेंज हुआ और ये क्या हुआ, प्राइस चेंज हुआ। अब हम लोग एक्सटेंशन क्या है देखिए, जब प्राइस के चेंज होने से या प्राइस के बढ़ने से उसका सप्लाई बढ़ जाए, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई। देखिए प्राइस था ओपी, ओपी से बढ़कर ओपी वन हो गया, ओपी कीमत पर जो सप्लाई था ओ एन का था। अब जब प्राइस बढ़ गया, ओ से ओपी वन हो गया, तब देखिए सप्लाई भी क्या हुआ, ओ एन से बढ़कर ओ एन वन हुआ। तो इतना जो सप्लाई बढ़ा, कब, जब इतना प्राइस बढ़ने से इतना सप्लाई बढ़ा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई। चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। चलिए यहाँ हम लोग सप्लाई को लेते हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर प्राइस। क्या करेंगे अब, जस्ट उसी तरह से देखेंगे। यहाँ देखिए मान लीजिए इतनी प्राइस, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतना पी, इस पर सप्लाई कितना है, इतना कीमत पर इतना सप्लाई। जब कीमत कम हो जाती है, मान लीजिए यहाँ ओपी वन हो गया, इस कीमत पर सप्लाई कितना है, यहाँ देखिए इस कीमत पर कीमत इतना है या इतना करिए, इस पर सप्लाई इतना है। मतलब प्राइस के कम होने से क्या हो गया, ये प्राइस है, ये कम हो गया, डेल्टा माइनस डेल्टा पी, इसे कम होने से क्या हुआ, सप्लाई भी कम हो गया। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अभी तक आपने समझ गया होगा एक्सटेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब हम लोग चलते हैं कि जो इंक्रीज होता है डिमांड में और डिक्रीज होता है डिमांड, वो क्या है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। क्या देखा था हम लोगों ने, लॉ ऑफ डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस वही रह जाता है, लेकिन उसका जो डिमांड है वह किसी अन्य कारणों से बढ़ जाता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होगा, प्राइस वही रहेगा लेकिन किसी अन्य कारण से जो है सप्लाई बढ़ जाएगा। मान लीजिए टेक्नोलॉजी, उसको नया नया टेक्नोलॉजी मिल गया, तो जो है सस्ता में वस्तु को बनाने लगा, सप्लाई बढ़ा दिया उसी कीमत पर। तो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं, और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा। इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज में क्या होगा और डिक्रीज में क्या होगा। सप्लाई और यहां मान लीजिए प्राइस, मान लीजिए सप्लाई कर रहा ये,
ओपी कीमत पर कितना डिमांड, ओपी कीमत के या इतना, ये इतनी प्राइस, ई मान लीजिए ईएल प्राइस या ओपी प्राइस, इस पर इतना डिमांड है। अब मान लीजिए प्राइस चेंज नहीं होता है और किसी अन्य कारण से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई कर जो है दाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा ये नया, और इसी प्राइस पर जो है ज्यादा सप्लाई हो जाएगा। देखिए प्राइस वही है लेकिन सप्लाई पहले से क्या हुआ, बढ़ गया। यहां से मान लीजिए S1 कर दिया, ई से नया यहाँ आ गया, मतलब इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, प्राइस वही रहेगा लेकिन प्राइस के चेंज होने से नहीं, किसी अन्य कारण से उसी कीमत पर, जैसे मान टेक्नोलॉजी के नया टेक्नोलॉजी अपनाया, उसके कारण वस्तुएं जो है कम लागत में बनाने लगा तो वह सप्लाई बढ़ा दिया, तो इस कीमत पर कीमत वही रहेगा और सप्लाई सिर्फ बढ़ जाएगा। जैसे एस सप्लाई के ऊपर क्या है, ओपी कीमत है, वो सप्लाई हो रहा है। अब किसी अन्य कारण से जो है कीमत तो वही रहा, मतलब सस्ता कम कॉस्ट होने लगा तो क्या किया, सप्लाई ओवर से बढ़ाकर यहाँ से यहाँ कर दिया 1 तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई इसका जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। इधर से अगर इधर गए इस तरफ शिफ्ट किए तो इंक्रीज इन सप्लाई। अब मान लीजिए उसी कीमत पर अगर वस्तुओं की सप्लाई कम हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। जैसे देखते हैं, आइए इस ग्राफ में देखते हैं, ये देखिए यहाँ हम लोग प्राइस को लेते हैं या सप्लाई को लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये सप्लाई कर्व आपका है, ये सप्लाई कर्व है, इसमें क्या है, इस कीमत पर जो है, इस कीमत पर मान लीजिए ओपी कीमत पर इतना सप्लाई है, या इधर से कहिए इतनी कीमत पर इतनी सप्लाई है। अब क्या होता है, किसी अन्य कारण से सप्लाई कम हो जाए, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी महंगा हो गया, तब क्या करेगा वह, उसी कीमत पर सप्लाई को कम कर देगा। उस कंडीशन में ये देखिए S1 जो है उसका सप्लाई कर्व होगा, और ये देखिए सप्लाई कम हो गया, यहाँ था मान लीजिए ई पर था तो ई1 पर आ गया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, कीमत तो वही रहा, कितना कीमत है भाई, इतना कीमत है ओपी, या कहिए इतना कीमत है, लेकिन सप्लाई क्या हुआ, यहाँ देखिए कीमत चेंज नहीं हुआ लेकिन सप्लाई जो है ये देखिए पहले से कम हो गया, कितना कम हुआ, ये देखिए यहाँ से यहाँ, इसको कहिए माइनस डेल्टा एस, यहाँ से कम होके यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो जो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, कैसे मेजरमेंट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। थैंक यू।